ट्वेल्थ क्लास, वेरी गुड डे। आज आप लोगों को हम चैप्टर आपका जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स वीडियो के थ्रू ही प्रोवाइड करेंगे। बच्चों को समझने में प्रॉब्लम हो रही है। आपका इस चैप्टर का एक लेक्चर मैं ले चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे फिर इसको आगे पढ़ेंगे। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ आपको एलिमेंट को फ्री स्टेट में आइसोलेट करके निकालना है। इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस है, इंडस्ट्री में इसको कैसे किया जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम वी डील विद द मेटल्स, मेटल के एक्सट्रैक्शन को ही पूरा हम यहाँ पर डील करेंगे। तो लेट अस सी कि हम लोगों ने कहाँ से इसका शुरुआत करी थी। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सीन द अकरेंस ऑफ नेचर। नेचर में मेटल्स कैसे मिलते हैं, या ये तो मिनरल के फॉर्म में मिलते हैं या ओर के। मिनरल या ओर के फॉर्म में मेटल ही नहीं, कोई भी एलिमेंट अवेलेबल होता है। इसमें से ओर और मिनरल में डिफरेंस इतना है कि जिस मिनरल में से इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट किया जा सकता है, दैट वी कॉल्ड एज ओर। अब जो ये माइन से ओर को खोद के निकाला जाता है, बहुत बल्क में ये सब आता है, तो उसका फर्स्ट स्टेप का प्रोसेस होता है कि हम इस ओर से इम्प्यूरिटीज को अलग कर सके, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेनिफैक्शन, कंसंट्रेशन एंड ड्रेसिंग। बेनिफैक्शन, कंसंट्रेशन एंड ड्रेसिंग। ओर में प्रेजेंट इम्प्यूरिटीज को गैंग कहते हैं। गैंग को ओर से अलग किया जाता है। इसको 3 नामों से जाना जाता है: कंसंट्रेशन, ड्रेसिंग और बेनिफैक्शन। ये सेपरेशन ऑफ गैंग में भी it may depend upon the physical differences of gang and ore or the chemical nature of gang and ore. तो पहला, first of all we have studied about the physical methods, जिसमें कि हम लोगों ने पढ़ा था gravity separation, we have studied the hydraulic washing, we have studied the magnetic separation and froth flotation method. फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड को इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में इसके क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक, आज हम लोग केमिकल मेथड देखेंगे। ये पहला स्टेप है फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्यूरिफिकेशन, या सॉरी प्यूरिफिकेशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, इट इज नॉट प्योर, इट इज concentrated. More amount of ore is there, less amount of gang is there, gang कम और ज्यादा, कंसंट्रेशन, बेनिफैक्शन या ड्रेसिंग। इसके बाद बने हुए साफ सुथरे ओर से मेटल को निकाला जाता है। इस प्रोसेस को रिडक्शन कहते हैं। रिडक्शन क्यों? क्योंकि मेटल ऑक्सीडाइज फॉर्म में नेचर में रहता है। जब आप उसको मेटल ऑक्सीडाइज को एलिमेंटल फॉर्म में लाते हैं तो प्रोसेस वी कॉल्ड एज रिडक्शन। निकाले गए मेटल में भी कई इंप्यूरिटीज होते हैं और फाइनल स्टेप में हम उसका प्यूरिफिकेशन करते हैं। एज अ होल ये पूरी प्रोसेस को, जिसमें कंसंट्रेशन, रिडक्शन, देन प्यूरिफिकेशन, 3 स्टेप आते हैं। मेटल्स के केस में होल ऑफ द प्रोसेस वी कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटल को उसके नेचुरल फॉर्म में, जिस भी फॉर्म में ओर में वो अवेलेबल है, उससे आइसोलेट कर लेना, दैट होल सोल प्रोसेस वी कॉल्ड एज मेटलर्जी। मेटलर्जी के 3 स्टेप्स हैं, जिसका पहला स्टेप का फिजिकल मेथड हम लोग पढ़ चुके हैं, सेकेंड है केमिकल मेथड। Every step I am telling you, kindly remember the principles behind. तो let us see, जो केमिकल मेथड है इसमें लीचिंग का मेथड आता है आपका, लीचिंग। और let us see कि ये लीचिंग के मेथड का प्रिंसिपल क्या है। प्रिंसिपल इज दैट कि आपके पास ओर और गैंग है, ठीक। आप एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट ऐड करते हो और उसमें घुल जाता है। What is the principle? The ore is soluble in particular solvent and impurities are not. ये impurities soluble नहीं होंगी। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ऐड किया, जो सॉल्युबल हो गया तो वो फिल्ट्रेट में चला जाएगा, और जो गैंग पार्टिकल्स होंगी वो फिल्टर ऑफ होके अलग हो जाएंगी। इस फिल्टर्ड सॉल्यूशन में हम एक सूटेबल रिएजेंट ऐड करते हैं ताकि हमें ये और फिर से मिल जाए। सबको प्रिंसिपल क्लियर हो गया है? ठीक, बहुत मुश्किल नहीं है प्रिंसिपल। लीचिंग का प्रिंसिपल, ore is soluble in particular solvent and can be precipitated back using a particular reagent. Now let us see the example. आपको एल्यूमिनियम, गोल्ड और सिल्वर के केस में इसको पढ़ना है, ठीक। लीचिंग का प्रोसेस, एल्यूमिनियम का जो बॉक्साइट ओर होता है, इस ये दिस इज द abundant form of the ore of the aluminium, जिससे कि आपको
एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करना होता है, दिस इज Al2O3। इसके साथ ज्यादातर टाइटेनियम डाइऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं, जिनको हमें पहले स्टेप में इनका बेनिफैक्शन कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग करनी है, इसको इनसे अलग करना है। ठीक, क्या करना है, एक सॉल्वेंट यूज करना है। क्या सॉल्वेंट यूज किया, वी हैव यूज्ड द कॉन्सेंट्रेटेड NaOH। ठीक, फर्स्ट स्टेप में तो एल्यूमिनियम कन्वर्ट्स इनटू सोडियम एल्यूमिनेट NaAlOH होल 4। ये जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट के कंपाउंड्स हैं दे आर कॉम्प्लेक्सेस और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं। ये एक्वस फॉर्म में आ गया और बची हुई इंप्यूरिटीज क्या हो गई, फिल्टर ऑफ हो गई। इसमें से सिलिकॉन डाइऑक्साइड भी घुल जाता है, मगर प्रेसिपिटेट वापस जब हम उसको प्रेसिपिटेट करते हैं तो प्रेसिपिटेट नहीं बनाता वापस, तो ये हमारा इम्प्यूरिटी के फॉर्म में अलग हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था, वी हैव टू यूज सुटेबल रिएजेंट टू गेट बैक दैट ओर को वापस लेने के लिए हमें कोई रिएजेंट ऐड करना है। यहाँ पे क्या ऐड किया आपने, CO2। यू पास CO2। ये सभी बहुत चीप रिएजेंट्स हैं, सस्ते हैं, इसलिए सबसे बड़ी जो जरूरी चीज है इन मेटलर्जिकल प्रोसेस, द प्रोसेस मस्ट बी इकोनॉमिक। CO2 गैस इज पास टू सोडियम एल्यूमिनेट NaAl2O3.XH2O, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, जबकि ये क्या था, नॉन हाइड्रेटेड। क्या साथ में क्या बना है, NaH सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि पानी में सॉल्युबल होता है। ये सिर्फ प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, प्रेसिपिटेट सभी समझते हैं, निकल जाएगा। इसको छान लिया जाएगा और इसको हीटिंग की जाती है 1470 केल्विन पे, तो आपको Al2O3 बॉक्साइड का कॉन्सेंट्रेटेड और मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इम्प्यूरिटीज बिल्कुल ही नहीं होंगी, बट इट इज कॉन्सेंट्रेटेड नॉट प्यूरिफाइड। ठीक है, शब्दों को सही से सुनिएगा इस वाले चैप्टर में। अब देखते हैं लीचिंग इन केस ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। आपको पता है गोल्ड और सिल्वर कॉस्टली मेटल्स हैं और बहुत कम रिएक्टिव भी हैं, तो इनका ये जो ये जो प्रोसेस है बेनिफैक्शन कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग का, ये इनकी पूरी मेटलर्जी भी बन जाता है। क्यों, क्योंकि नेचर में ये मेटल कई बार फ्री स्टेट में मिलते हैं, कई बार ये पत्थरों के बीच में वायर्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, शीट्स के फॉर्म में मिल जाते हैं, मगर स्टिल जब उनको अलग किया जाता है रॉक से या जहां जिस भी सोर्स से माइन से वो निकल रहे हैं, तो उनमें बहुत सारी इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट होती हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, ऑलरेडी जो मेटल है वो फ्री स्टेट का ही है, बट फ्री स्टेट का होने के बावजूद क्योंकि वो रॉक्स के साथ जमा हुआ होता है, तो उसके साथ इम्प्यूरिटीज अटैच्ड होती हैं। ठीक, ये कंपाउंड की प्रॉब्लम नहीं है, ये डायरेक्ट एलिमेंटल फॉर्म में मिल रहा है। Now what we add the KCN और NaCN, सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड यूज करते हैं। साइनाइड आयन के फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब K पॉजिटिव सोल्यूशन में है। ठीक, इसके सॉल्यूशन के साथ इसको ट्रीट करते हैं, तो ये KCN के साथ या NaCN के साथ कॉम्प्लेक्स बनाता है MCN होल ट्वाइस माइनस। इसका मतलब मेटल कॉम्प्लेक्स में आ गया और पानी में घुल गया। इम्प्यूरिटीज यहाँ से अलग हो जाएंगी। कॉन्सेप्ट ऑफ लीचिंग इज मेटल ओर इज सॉल्युबल इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। यहाँ पे मेटल ओर मेटल ही है खुद ही। किसको सॉल्वेंट कौन सा यूज हुआ, NaCN, ये सॉल्युबल हो गया एंड एडिंग अ रिएजेंट इट प्रेसिपिटेट बैक। तो अब हमने यहाँ पे कौन सा रिएक्टिव मेटल यूज किया, जिंक यूज किया, क्योंकि ये गोल्ड और सिल्वर की मेटलर्जी है, तो यू कैन यूज जिंक एज रिड्यूसिंग एजेंट। मगर अगर ये कोई चीपर मेटल होता तो आप जिंक को नहीं यूज कर पाते, अदरवाइज द एक्सट्रैक्शन इज costly and the metal being abundant in nature it becomes costly, उसके बाद भी ये कॉस्टली हो जाता है। तो MCN होल ट्वाइस प्लस जिंक गिविंग यू, ये साइनाइड बनता है 2 माइनस चार्ज के साथ। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा सोडियम है ना, NaMCN, या आप इसकी जगह गोल्ड लिख सकते हैं, सिल्वर लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या हो जाएगा Na2ZnCN होल 4, ये सॉल्युबल फॉर्म में चला गया जिंक और मेटल यहाँ पे सॉलिड फॉर्म में बाहर आ गया। तो इन केस ऑफ ड्रेसिंग और कंसंट्रेशन ऑफ ओर ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, द प्रोसेस इटसेल्फ इज द मेटलर्जी ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अब यहाँ आप ध्यान से देखो कि ओर से जब मेटल निकालते थे द प्रोसेस वी कॉल्ड एज रिडक्शन। ठीक, here also we will call this process somewhat reduction because metal is first getting, यहाँ पॉजिटिव फॉर्म में आ रहा है। ठीक, so it is getting oxidized then getting reduced
back. तो ये जो लीचिंग ऑफ गोल्ड और सिल्वर है, इट इज द मेटलर्जी ऑफ गोल्ड और सिल्वर इटसेल्फ. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड ओर है एंड फ्रॉम दैट वी हैव टू एक्सट्रैक्ट द मेटल. एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कॉन्सेंट्रेटेड ओर. ओर्स जनरली आपको या तो कार्बोनेट, सल्फाइड या ऑक्साइड के फॉर्म में नेचर में अवेलेबल होते हैं. अब एक इसके पीछे प्रिंसिपल है जिसको आपको समझना पड़ेगा. इफ यू हैव मेटल प्लस सल्फर गिविंग यू metal sulfide, like you have zinc plus sulfur and it is zinc sulfide. You have zinc plus CO2 zinc carbonate. ठीक, कार्बन और ऑक्सीजन पूरा लिख लो. ठीक है, तो इट इज द फॉर्मेशन ऑफ दीज रिएक्शंस इन नेचर. ये कोई सही रिएक्शन नहीं है, बट कि जिंक, कार्बन और ऑक्सीजन मिलके क्या बन गया है, जिंक कार्बोनेट. और जिंक प्लस ऑक्सीजन मिलके बन गया है जिंक ऑक्साइड. हाँ, फोटो. ठीक है, ये नेचर में रिएक्शन हुई होगी. ठीक, किसी भी रिएक्शन की फिजिबिलिटी के लिए उसका डेल्टा जी फॉर्मेशन रिस्पॉन्सिबल होता है. डेल्टा जी फॉर्मेशन होता है किसी भी कंपाउंड का उसके एलिमेंट्स के नेटिव फॉर्म से बनना. ठीक, नेटिव फॉर्म में जिंक सॉलिड, सल्फर सॉलिड. ठीक, इससे ये बनेगा. ठीक, जिंक सॉलिड, कार्बन सॉलिड, ऑक्सीजन गैस, इनसे ये बनेगा. ठीक, ये सॉलिड, ये गैस और ये सॉलिड फॉर्म, ये बनेंगे. तो डेल्टा जी फॉर्मेशन की वैल्यू अगर निगेटिव होती है तो रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल. ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये तो नेचर में बने हैं, सबकी अपनी अपनी डेल्टा जी फॉर्मेशन होगी, किसी की ज्यादा होगी, किसी की कम होगी, इक्वल तो नहीं होने वाली. ठीक, अब हमें इससे क्या करना है, ये रिएक्शन को बैक लेके आना है. उल्टी रिएक्शन लानी है कि हमें इस कंपाउंड से मेटल को अलग करना है. तो जिस भी रिएक्शन की डेल्टा जी फॉर्मेशन जितनी ज्यादा नेगेटिव होती है, वो रिएक्शन उतनी ज्यादा फिजिबल होती है. उस रिएक्शन को बैक करना उतना ही मुश्किल हो जाता है. ठीक, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका जो डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल्स है, ऑक्साइड ऑफ मेटल्स है सभी मेटल्स के लिए. ठीक, इट इज ये सबसे कम नेगेटिव होता है, लीस्ट नेगेटिव. ठीक, जितना ज्यादा नेगेटिव होता है रिएक्शन को पलटना उतना मुश्किल हो जाता है, उससे मेटल को रिड्यूस करके लेके आना मुश्किल हो जाता है. तो इसमें से ऑक्साइड्स का डेल्टा जी फॉर्मेशन सबसे कम नेगेटिव होता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द मेटलर्जिकल प्रोसेस में मेटल के ऑक्साइड को यूज किया जाता है मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए. मगर अब क्या करें, अगर हमें ऑक्साइड के फॉर्म में उसका मिनरल या ओर अवेलेबल ही ना हो सकता है वो हमें कार्बोनेट ही मिलता हो, हमें सल्फाइड ही मिलता हो उस एरिया में, तब हम क्या करें. तो इसके लिए बिफोर गोइंग फॉर द रिडक्शन प्रोसेस बीच में एक स्टेप होता है, दैट वी, ये इन स्टेप्स को हम कहते हैं कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग. किसके पहले का स्टेप है, बिफोर द रिडक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द ओर. अगर आपके पास कार्बोनेट है और सल्फाइड है तो हम उसको किसमें कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले ऑक्साइड में उसे पहले ही कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ऑक्साइड से रिड्यूस करना मेटल को इजी है, बिकॉज द डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड इन नेचर फॉर मेटल इज लीस्ट नेगेटिव, लेस नेगेटिव होता है इन सभी के कंपैरिजन में. कैल्सिनेशन, किसी भी ओर को, कौन सा ओर होगा, कार्बोनेट ओर्स के लिए. कैल्सिनेशन इज यूज्ड फॉर मेटल कार्बोनेट्स like zinc carbonate. You heat it in absence of air. ठीक, हम केमिकल प्रिंसिपल्स का यूज करते हैं फॉर द चीपर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स. हमने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल का यूज किया और हम पहले कन्वर्ट कर रहे हैं मेटल कार्बोनेट और सल्फाइड्स दोनों को ही किसमें, मेटल ऑक्साइड. जिंक ऑक्साइड प्लस CO2 इज गेटिंग रिमूव्ड. तो कैल्सिनेशन की प्रोसेस है, दैट इज द हीटिंग इन एब्सेंस ऑफ एयर. और रोस्टिंग क्या होती है, रोस्टिंग इज डन फॉर सल्फाइड ओर्स.
Like if you have zinc sulfide, you heat it with oxygen. Heating in presence of एयर या ऑक्सीजन कर देते हैं तो इट बिकम्स जिंक ऑक्साइड प्लस एसिड। ठीक है, तो ये आपका ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा जाता है, क्यों हम सभी मेटल के ओर्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं बिफोर गेटिंग देम रिड्यूस। अब हमारा स्टेप आता है कि हमारे पास मेटल ऑक्साइड तो आ गया, चूज क्यों किया ये भी पता है, उससे मेटल को निकालना। द प्रोसेस वी कॉल एज रिडक्शन। मेटल ऑक्साइड से मेटल का बनना प्रोसेस इज कॉल्ड, डिक्लाइन करो, पॉज करो, डिक्लाइन पॉज है। तो अब हमारे पास मेटल्स, वैरायटी ऑफ मेटल्स हैं। आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है जिसमें मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम, पोटेशियम, देन एल्यूमिनियम आल्सो कम्स हियर, एल्यूमिनियम है। मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स में आपके आ गए कॉपर, आयरन, जिंक, ये सब है। ठीक है, देन द लेस रिएक्टिव मेटल्स में सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सारे हैं। ठीक है, अब आपने देखा कि लेस रिएक्टिव मेटल्स के केस में तो कई बार उनका प्यूरिफिकेशन ही उनकी पूरी मेटलर्जी हो जाती है। ठीक है, तो ये लेस रिएक्टिव मेटल्स को सेपरेट करना बहुत इजी है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल, इसका मतलब ये कौन सा फॉर्म है मेटल ऑक्साइड, ऑक्सीडाइज्ड, और ये कौन सा फॉर्म है, रिड्यूस्ड फॉर्म। अगर मेटल रिएक्टिव है, मेटल इज रिएक्टिव, तो इट ट्राइज टू रिमेन इन द ऑक्सीडाइज फॉर्म, ये ऑक्सीडाइज फॉर्म में रहने की कोशिश करेगा। ठीक, अब मोस्ट रिएक्टिव मेटल टेंड्स टू रिमेन इन ऑक्सीडाइज फॉर्म एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रिड्यूस देम। इसलिए इस डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए वी यूज द इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, जबरदस्ती इसको इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे, मेटल कैटायंस को कन्वर्ट करेंगे मेटल जीरो फॉर्म में। तो ये आपकी इलेक्ट्रोमेटलर्जी कहलाती है। ये आपकी सिंपल मेटलर्जी है जिसमें डिस्प्लेसमेंट थ्रू मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसमेंट आप इसको अलग कर सकते हैं। हाइड्रोमेटलर्जी कहलाती है। क्या कहलाती है, हाइड्रो मेटलर्जी। ठीक, क्या है, मेटल ऑक्साइड के सॉल्युबल फॉर्म से मेटल को प्रेसिपिटेट कर लेते हैं। बहुत आसान है क्योंकि मेटल रिएक्टिव फॉर्म, ऑक्साइड फॉर्म में रहना ही नहीं चाहता है। अब बारी आती है मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स की। इसके लिए जो मेटलर्जी यूज की जाती है दैट इज पायरो मेटलर्जी। पायरो का मतलब होता है हीट। ठीक, और पायरोमेटलर्जी इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ suitable reagent। ये reagent कौन सा होगा, it must be reducing agent। ठीक, तो पायरोमेटलर्जी ये सबसे ज्यादा जो आपके बेनिफिशियल मेटल्स हैं जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं वो ये मॉडरेट रिएक्टिव सीरीज में ही आते हैं, और इनकी मेटलर्जी होती है पायरोमेटलर्जी, दैट इज हीटिंग इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। अब हीटिंग में आपको फ्यूल का खर्चा करना पड़ता है, और रिड्यूसिंग एजेंट का चॉइस भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। जो काम कम टेम्परेचर पे हो सकता है वो हम ज्यादा टेम्परेचर पे क्यों करें, क्योंकि फ्यूल का कंजम्पशन वेस्ट हो जाएगा। सो फॉर द इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम मेटल ऑक्साइड फॉर द मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स, पायरोमेटलर्जी के बिहाइंड थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स लगते हैं, जिसको कि आज हम लोग समझेंगे। थर्मोडायनेमिक प्रिंसिपल्स behind the pyrometallurgy for choosing a particular reducing agent and a particular temperature range only. Okay, let us see the thermodynamics principles of pyrometallurgy, because pyrometallurgy involves the temperature at which we have to do the reduction and the element which we are going to choose as a reducing agent. तो उसके चॉइस के लिए हमें थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल्स के बैक जाना पड़ेगा। आपको ये इक्वेशन पता है, डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये डेल्टा जी क्या है, दिस इज द गिब्स फ्री
एनर्जी। ठीक, अगर ये वैल्यू नेगेटिव होती है तो कोई भी रिएक्शन क्या होती है, फिजिबल होती है, मगर वो रिएक्शन प्रोसीड करेगी अगर डेल्टा जी वैल्यू नेगेटिव है। थर्मोडायनेमिक्स प्रिंसिपल का यूज करने के लिए एलिंघम ने डायग्राम बनाया। एलिंघम डायग्राम इसको हम कहते हैं, एलिंघम डायग्राम। इसको समझना बहुत जरूरी है। एलिंघम डायग्राम एक्चुअली एक ग्राफ है, एक ग्राफ है जिसमें दो एक्सिस होंगी। ग्राफ में जानते हैं दो एक्सिस होंगी, एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस में डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स लिखा हुआ है। ठीक, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड है जिनकी वैल्यू नेगेटिव ही होगी क्योंकि नेचर में ऑक्सीजन सभी से रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देती है। ठीक, इसका मतलब यहाँ जीरो और वैल्यूज यहाँ ऊपर की तरफ बढ़ा रहे हो तो कहीं यहाँ जाके जीरो होगी, यहाँ सब नेगेटिव होगी। ठीक, ये लेस नेगेटिव वैल्यूज हैं, ये मोर नेगेटिव वैल्यूज हैं। ठीक, अब इसमें तमाम, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेटल के ऑक्साइड्स के ही नेगेटिव डेल्टा जी फॉर्मेशन बताए गए। अब क्योंकि डेल्टा जी टेम्परेचर डिपेंडेंट भी होता है, इसलिए टेम्परेचर चेंज करने के साथ डेल्टा जी की नेगेटिव वैल्यू वेरी करती है। तो आपकी एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर को ही प्लॉट किया गया है, टेम्परेचर प्लॉट किया। ठीक, क्या लिखा है, डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ एलिमेंट्स। ये मेटल भी होंगे, नॉन मेटल भी होंगे, कौन सा एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है। नंबर ऑफ ग्राफ प्लॉट किए गए। आपके सीबीएसई के सिलेबस में थोड़े से ही ग्राफ है, उतने आपको पढ़ने समझने जरूरी है और एलिंघम डायग्राम का बेसिक बैक का कॉन्सेप्ट क्या है वो समझना है। ये लेस नेगेटिव, ये मोर नेगेटिव। ठीक, अगर ऑक्साइड का बनना है, ये मान लीजिए A+O2 गिविंग यू AO2, ये ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है मान लीजिए। ठीक, अगर ये मोर फिजिबल होगा तो डेल्टा जी विल बी मोर नेगेटिव। अगर हम इसको माने कि इट इज अ मेटल, अगर आपके पास लेस रिएक्टिव मेटल है और मेटल कैसा है, मोर रिएक्टिव। ठीक, metals tend to go in their oxidized form. More reactive metal will tend to more to go in oxidized form. It means it will have more negative delta G. तो ये ऑक्साइड फॉर्मेशन के मोर नेगेटिव पार्ट में कौन आते हैं, मोर, यहां पे आएंगे मोर रिएक्टिव मेटल्स। इतना तो समझ में आ गया कि ग्राफ के नीचे वाले पार्ट में आपको ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स मिलेंगे क्योंकि उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ज्यादा निगेटिव होता है। ठीक, अभी टेम्परेचर डिपेंडेंसी की बात नहीं करिए, फिर देखेंगे कि टेम्परेचर के साथ वो डेल्टा जी की वैल्यू ज्यादा जाएगी या कम जाएगी। अब जो मेटल लेस रिएक्टिव होते हैं उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड क्या होगा, लेस नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे लेस नेगेटिव पोर्शंस में कौन आएंगे, लेस रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स क्योंकि उनकी भी टेंडेंसी कम है, सभी बनाते हैं ऑक्साइड बट उनकी टेंडेंसी कंपैरेटिवली कम है एज कंपेयर टू रिएक्टिव मेटल्स। तो ऊपर के पोर्शन में आपको नॉन मेटल्स मिलने वाले हैं, लेस रिएक्टिव मेटल्स मिलने वाले हैं और नीचे के पोर्शन में मोर रिएक्टिव मेटल्स मिलते हैं। चलिए देखते हैं एलिंघम के कुछ डायग्राम, कुछ ग्राफ्स देखते हैं। अब इतना हमें पता है कि लोअर पोर्शन में मोर रिएक्टिव मेटल्स होंगे, हायर पोर्शन में लेस रिएक्टिव मेटल्स या नॉन मेटल्स मिलेंगे। पहला केस देखते हैं फॉर द मोर लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स लाइक लेड ऑक्साइड का जो फॉर्मेशन का कर्व है, इट इज वेरी नियर टू जीरो, बहुत कम निगेटिव होता है क्योंकि लेड को ऑक्साइड के फॉर्म में जाने का जो डेल्टा जी फॉर्मेशन है वो लेस नेगेटिव है। ठीक, अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर डिपेंडेंसी भी दिख रही है कि लेड ऑक्साइड का जो कर्व है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। ठीक, अच्छा एक बात ये है कि इसमें कुछ ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, लाइक लेड ऑक्साइड वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला और एल्यूमिनियम ऑक्साइड वाला, ये सब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं। कुछ ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ने के साथ उनका डेल्टा जी फॉर्मेशन ज्यादा नेगेटिव हो रहा है।
ठीक, और कुछ ग्राफ नॉर्मल है। ठीक, तो हम पहले तो ये देखते हैं कि किसी का ग्राफ टेम्परेचर बढ़ने के साथ उसका डेल्टा जी फॉर्मेशन किसी का लेस नेगेटिव होने लगता है, किसी का मोर नेगेटिव होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? लेट अस सी दिस। तो हमारे पास एक रिलेशन है डेल्टा जी का इन टर्म्स ऑफ टी, टेम्परेचर डिपेंडेंसी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। दिस इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन। इट इज गोइंग टू बी नेगेटिव क्योंकि ऑक्साइड बनना सबका फिजिबल है। ठीक, और ऑक्सीजन बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ये हीट लिबरेट करती है। डेल्टा एच वैल्यू तो हमेशा क्या है? नेगेटिव है। अब हम 3 ग्राफ उठाते हैं, इसमें से आप एक ग्राफ लेते हैं CO प्लस O2 गिविंग यू CO2। दूसरा ग्राफ लेते हैं C प्लस O2 गिविंग यू CO2। और तीसरा ग्राफ लेते हैं। इन 3 ग्राफ में देख लेते हैं कि कोई ग्राफ ऊपर जा रहा है, कोई ग्राफ नीचे जा रहा है और कोई ग्राफ में कोई फर्क नहीं है। पहले इसको देखते हैं, फिर देखेंगे कि ग्राफ की पोजीशन से कैसे हम चूज कर सकते हैं कि किसको हम एज अ रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें या किस टेम्परेचर रेंज को चूज करें। तो पहले देखते हैं कि ग्राफ अलग अलग तरीके के क्यों आए। तो लेट अस सी कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है और CO2 भी गैस है। इस रिएक्शन को बैलेंस करो, CO प्लस हाफ O2 गिविंग यू CO2। ठीक, इस रिएक्शन, ये रिएक्शन बैलेंस है, ये सॉलिड है, ये गैस है और ये भी गैस है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन है C प्लस O2 गिविंग यू CO2। सेम ग्राफ दे रखा है, CO प्लस O2 CO, ये भी गैस है। ठीक, ये क्या है? सॉलिड है और दिस इज गैस एंड दिस इज गैस। ये 3 तरह की रिएक्शंस हैं जिसमें कि हमें डेल्टा जी का टेम्परेचर के साथ चेंज देखना है। अब ये फैक्टर तो सबका नेगेटिव। ठीक, ये फैक्टर जितना नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो ये दिस इज गोइंग टू बी मोर नेगेटिव, और अगर ये लेस नेगेटिव हुआ तो इट इज गोइंग टू बी लेस नेगेटिव। अब पूरा का पूरा टेम्परेचर तो आप लगातार बढ़ा ही रहे हैं सभी के केस में, तो सब कुछ डिपेंड करेगा इस डेल्टा एस की वैल्यू पे। टेम्परेचर तो आप लगातार बढ़ा रहे हो। ठीक, अगर ये वैल्यू नेगेटिव आती तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ नेगेटिव होनी चाहिए थी, बट डेल्टा एस विल डिटरमाइन कि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव आएगी। यहाँ पे देखो डेल्टा एस इज द काउंट ऑफ रेंडमनेस। डेल्टा एस इज इक्वल्स टू एस फाइनल माइनस एस इनिशियल, फाइनल एंट्रोपी माइनस इनिशियल एंट्रोपी। इनिशियल एंट्रोपी में यहाँ पे 1.5 गैस के पार्टिकल्स थे और फाइनल एंट्रोपी में कितना हुआ? 1 माइनस 1.5। तो इसकी डेल्टा एस क्या आ रही है? नेगेटिव।